हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। ये इस चैप्टर की थर्ड वीडियो है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस में आप देख सकते हैं फर्स्ट फैक्टर जो है हमारा ग्रोथ है, कि अगर इस सेल में, ठीक है, सपोज दैट ये कोई सेल है, तो इसमें एक नई सेल आके ज्वाइंट है, तो ये इसका साइज़ क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है। तो ग्रोथ को हम इंक्रीज़ भी तो बोल सकते हैं। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि ग्रोथ और इंक्रीज़ इन द बॉडी साइज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल इन द टिश्यूज़। यानी अब ये एक सेल है, एक नई सेल बनी, ठीक है, अब ये एक नई नई सेल बनती चली जा रही है, तो इस तरीके से इसमें ग्रोथ हो रही है और इसका साइज़ भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो आई थिंक माइटोसिस का जो फर्स्ट फैक्टर है वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप ये लिख सकते हैं माइटोसिस के सिग्निफिकेंस में कि फर्स्ट फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, ग्रोथ होता है। कि अगर सेल, एक नई सेल बनती चली जा रही है, तो उससे सेल का साइज़ क्या हो जाएगा, वो बॉडी का साइज़ जो होता है वो इंक्रीज़ होता चला जाता है, उसमें ग्रोथ होती है। सेकंड फैक्टर क्या है बेटा, रिपेयर। अब इसको समझिए, अगर सपोज दैट आपके हाथ में कहीं पे चोट लगी हुई है, तो वहाँ से क्या होता है, एक टाइम के बाद ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। फिर वहाँ पे एक स्कम जम जाता है, स्कम मतलब पपड़ी जैसा हो जाता है, ठीक है। फिर एक नई स्किन उससे वहाँ पे फिर आ जाती है, तो एक नई सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो वही चीज़ लिखा हुआ है, रिपेयर ऑफ डैमेज्ड एंड वॉन्डेड टिश्यूज़ बाय रिन्यूअल ऑफ लॉस्ट सेल, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है बेटा, माइटोसिस की वजह से होता है। जबकि मियोसिस में क्या था, हाफ डिवीज़न था और रिडक्शन डिवीज़न था। थर्ड पॉइंट क्या है बेटा, रिप्लेसमेंट। यानी अगर कोई भी सेल डेड हो गई है, तो उस सेल को हटा के एक नई सेल आ जाती है, तो वहाँ पे रिप्लेस कर दिया उस सेल ने। तो वही चीज़ लिखा हुआ है, रिप्लेसमेंट ऑफ द ओल्ड एंड डेड सेल्स सच एज द रिप्लेसमेंट ऑफ द ब्लड सेल एंड द एपिडर्मल सेल ऑफ द स्किन। फोर्थ पॉइंट क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप लोगों ने देखा होगा अमीबा का जो स्ट्रक्चर होता है वो जब डिवाइड होता है तो इस तरीके से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है ये अमीबा, ठीक है। तो ये पहली चीज़ तो अमीबा में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। और ये असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम आपको बताएंगे। तो लेकिन यहाँ पे ये चीज़ क्या हुआ, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें फिज़न होता है। अब ये फिज़न क्या होता है, ये यहाँ पे आपको समझाते हैं। जो एक वर्ड आता है बेटा फिज़न, ठीक है, और एक होता है फ्यूज़न, ठीक है। तो ये फिज़न टर्म जो है वो आप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और फ्यूज़न जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे अमीबा है, ठीक है। अब ये क्या हुआ, फिज़न। फिज़न मीन्स याद रखिएगा, फिज़न मतलब होता है बेटा टूटना। अगर कोई भी चीज़ ब्रेक डाउन हो रही है, टूट रही है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज़ कर सकते हैं, फिज़न। तो ये अमीबा जो है ये ब्रेक डाउन होके इस तरीके से 2 डॉटर अमीबा, ठीक है, इस तरीके से बन के 2 डॉटर सेल में। और फ्यूज़न मीन्स क्या होता है बेटा, जुड़ना, ठीक है। फ्यूज़न मीन्स क्या होता है, जुड़ना, यानी एडिंग, ऐड होती है चीज़ें। जैसे मेल से क्या होता है, रिलीज़ होता है स्पर्म, और फीमेल से क्या रिलीज़ होता है, ओवा। अब ये दोनों आपस में फ्यूज़ करके क्या बना लेते हैं, जाइगोट। तो ये किस में हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हुआ, फिज़न हुआ, ठीक है। आई थिंक आपको ये फिज़न और फ्यूज़न दोनों टर्म क्लियर हो गए होंगे। फिज़न मीन्स क्या होता है, एक बार फिर से बता दीजिए बेटा, टूटना। और फ्यूज़न मीन्स क्या होता है, जुड़ना, ठीक है। और फिज़न किस में देखने को मिलेगा आपको, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है, आप देख सकते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स सच एज द अमीबा और द यीस्ट सेल डिवाइड इनटू 2। मैंने यहाँ पे आपको दिखाया ना कि अमीबा कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ओके। तो यहाँ पे मेंटेन सेम क्रोमोसोम नंबर इन डॉटर सेल। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं, अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में जो खुद का ओन, इनका खुद का डीएनए होता है। तो इसी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट हैव देयर ओन डीएनए। ये क्वेश्चन बन सकता है बेटा कि 2 ऐसे सेल ऑर्गेनल्स के नेम बताइए जिनके पास उनका खुद का डीएनए होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ओके। They also contain their own ribosomes which help in producing the particular proteins. इनके पास खुद का राइबोसोम भी होता है जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस कर सकते हैं प्रोटीन। आपको पता ही है कि राइबोसोम का फंक्शन, अच्छा याद आ रहा होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने बताया था ना जब इसका रिवीजन हो रहा था क्लासेस में, तो वहीं पे बताया था SER होता है, RER होता है। तो RER में भी राइबोसोम प्रेजेंट होता है, तो वो भी क्या प्रोड्यूस करता था, प्रोटीन, ओके। अब यहाँ पे देखिए, बोथ दीज डिवाइड ऑफ देयर ओन बाय सिंपल फिजन। अच्छा, ये फिजन क्या है, टर्म है, क्या ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। और फिजन मीन्स मैंने बताया क्या है बेटा, तो फिजन मीन्स क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, ओके। और फ्यूजन मीन्स क्या होता है, ऐड होना, जुड़ना, ओके।
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल ऑफ द आई लेंस, नर्व सेल ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड मोस्ट मसल सेल लास्ट अ लाइफ टाइम बट वंस डेड आर नॉट रिप्लेस्ड। ये सारी जो सेल होती हैं, सेरिब्रल आई लेंस होता है, नर्व सेल होती है, मसल सेल होती है, लास्ट अ लाइफ टाइम बट वंस डेड आर नॉट रिप्लेस्ड। एंड सेकंड पॉइंट में हमारा क्या है कि स्किन सेल जो होती है वो रिप्लेस होती रहती है 2 वीक में, ठीक है। और आरबीसी की जो लाइफ स्पैन होती है वो कितनी होती है बेटा, 120 डेज। ये इंपॉर्टेंट आप कर लीजिएगा, ये प्रीवियस ईयर जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि आरबीसी की जो लाइफ स्पैन होती है वो कितनी होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 120 डेज। ओके। बोन सेल्स आर रिप्लेस्ड एवरी 10 ईयर और सो इन एडल्ट्स। इपिथेलियल सेल लाइनिंग द गट लास्ट ओनली 5 days. Average life of other gut cells is about 15 year. Liver cell are replaced every 300 to 500 days. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसको आप देख लीजिए, समझ लीजिएगा। इसमें कुछ समझने का है भी नहीं, बस आपको ये टर्म याद रखने हैं कि आरबीसी की लाइफ स्पैन इतनी होती है और बोन सेल्स कितने ईयर में रिप्लेस हो जाती है, और एवरेज लाइफ ऑफ अदर गट सेल्स कितने 15 ईयर्स होती हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करने हम जा रहे हैं सेल साइकिल के बारे में। तो सेल साइकिल में क्या होता है बेटा, डिवाइड होता है, ग्रो होता है और रीडिवाइड होता है। ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं द न्यू सेल्स एट द एंड ऑफ माइटोसिस आर रिलेटिवली स्मॉल विथ अ फुल साइज न्यूक्लियस but relatively little cytoplasm. Now they enter interphase during which they prepare for the next cell division and grow to the same size at their mother cell. The interphase itself has 3 phases. यानी जो इंटरफेज है, इंटरफेज में कोई भी डिवीज़न नहीं होता सेल का, ठीक है। लेकिन जो ये इंटरफेज है ये क्या होता है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। कौन कौन सा बेटा, फर्स्ट ग्रोथ फेज, इसको हम G1 के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सेकेंड ग्रोथ फेज, इसको G2 भी बोल सकते हैं, और सिंथेसिस फेज को S फेज भी बोल सकते हैं। अब कैसे, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, फर्स्ट है बेटा इस, और G का मतलब क्या हुआ, ग्रोथ, तो इसी वजह से हमने इसको फर्स्ट ग्रोथ फेज या G1 कह दिया। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है यानी सेकेंड, और G से क्या हो जाएगा, ग्रोथ, और S से क्या हो जाएगा, सिंथेसिस हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ग्रोथ फेज के बारे में यानी G1 फेज के बारे में। इसमें क्या होता है, RNA एंड प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड, द वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्रीज। ये पॉइंट्स याद रखिएगा कि कौन सी इंटरफेज के कौन से फेज में साइटोप्लाज्म का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट ग्रोथ फेज में। ओके। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इन ऑल सेल एंड क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट सेल डिवाइड, दीज 2 ऑर्गेनल हैव देयर ओन DNA। यहाँ पे ये पॉइंट आप देख चुके थे। इन लेट G1 phase all cell must follow 1 or 2 path. They may either withdraw from the cell cycle, enter the resting phase, or start preparing for the next division by entering the नेक्स्ट सिंथेसिस फेज। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज में ये एंटर कर जाती हैं सेल, जिसका नेम क्या है, सिंथेसिस फेज। इसमें क्या होगा, मोर DNA इज सिंथेसाइज्ड। इसको कुछ भी इतना समझने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने नाम से खुद ही बता रहा है। तो ये आप समझ जाइएगा कि अगर ये वर्ड आ गया कि DNA सिंथेसाइज्ड हो रहे हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी फेज में होगा, सिंथेसिस फेज में होगा। ओके। साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर रहा है, RNA और प्रोटीन सिंथेसाइज्ड हो रहे हैं। ध्यान रखिएगा, अगर RNA और प्रोटीन सिंथेसाइज्ड होंगे तो कौन से में, फर्स्ट ग्रोथ फेज में, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन आया कि DNA का जो सिंथेसाइज्ड हो रहा है वो कौन सा हो जाएगा, सिंथेसिस फेज में। और सेकेंड ग्रोथ फेज की बात करते हैं, जिसे मैंने G2 भी बताया है। दिस इज़ अ शॉर्टर ग्रोथ फेज। ये क्वेश्चन बन सकता है कि सब ग्रोथ फेज सबसे शॉर्टर ग्रोथ फेज कौन सी होगी, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड ग्रोथ फेज, ठीक है। इन विच RNA एंड प्रोटीन नेसेसरी फॉर सेल डिवीजन कंटिन्यू टू बी सिंथेसाइज्ड। नाउ द सेल इज रेडी टू स्टार्ट नेक्स्ट सेल डिवीजन एंड थस द सेल साइकिल गोज ऑन। अब ये सेल जो है वो रेडी हो चुकी है सेल के डिवीज़न के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डायग्राम बना हुआ है। ये डायग्राम कभी कभी जो है आपके क्वेश्चन में आ जाता है पेपर में कि ये डायग्राम आपको बना देगा और इसे यहाँ पे ये इसको थोड़ा सा ये चीज़ें बिल्कुल ब्लैंक रहेंगी। अब आपको पूछ देगा कि यहाँ पे कौन, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा। तो आपको याद रखना है बेटा कि जो फर्स्ट ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, पहले स्टार्ट हो रहा है तो इंटरफेज का पहला स्टेज है, तो तुरंत याद आ जाएगा आपको कि ये फर्स्ट ग्रोथ फेज है। इसके बाद सेकंड में, ठीक है, ये सेकंड ग्रोथ सिंथेसिस है, ठीक है। और
थर्ड वाले पोर्शन में आपका क्या हो जाएगा, G2 यानी सेकेंड ग्रोथ फेज। आप ये डायग्राम से ही समझ रहे होंगे, अगर आपको नहीं याद आया सपोज दैट कि पहले क्या था और बाद में क्या है, तो अभी मैंने बताया ना सबसे छोटा जो था कौन सा था, G2 था या G1 था, ठीक है। ये यहाँ पे आप ये पॉइंट आपको याद आ रहा हो कि दिस इज़ अ शॉर्टर ग्रोथ फेज, ठीक है, ये सबसे शॉर्टर ग्रोथ फेज है। तो ये आप इसके स्पेस से ही समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये स्पेस बहुत छोटा है, तो यानी ये क्या होगा बेटा, G2 होगा। और ये स्पेस सबसे बड़ा है, तो यानी ये क्या हो सकता है, G1 हो सकता है। ओके, अच्छा, ये कैरियोकाइनेसिस मैंने बता दिया है। कैरियो मीन्स क्या होता है, न्यूक्लियस, साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म। और प्यारे मोहन आओ तो इस निमोनिक से मैंने आपको स्टेजेस के नेम भी याद करवा दिए थे। ये शॉर्ट में देखिए बिल्कुल बना के दिया हुआ है। G1 में क्या होता है, RNA और प्रोटीन सिंथेसाइज्ड होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड होता है, क्लोरोप्लास्ट डिवाइड होता है, ठीक है। ये रेस्टिंग फेज, फिर उसके बाद सिंथेसिस में DNA सिंथेसाइज्ड होते हैं, क्रोमोसोम डुप्लीकेट होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। DNA सिंथेसाइज्ड होते हैं सिंथेसिस में, ठीक है। और RNA और प्रोटीन सिंथेसाइज्ड होते हैं G1 फेज में। और मोर RNA एंड प्रोटीन आर सिंथेसाइज, मतलब मैक्सिमम RNA और प्रोटीन मोर ज़्यादा सिंथेसाइज्ड होते हैं G2 में। तो आई थिंक आपको ये सेल साइकिल का डायग्राम भी क्लियर हो चुका होगा। ओके, no, at some can the cell cycle go on endlessly? No, at some places it stop permanently, at some places temporarily, and at other till it is a needed. There is a regularity mechanism for cell cycle. Brain and other nerve cell once formed in the embryo do not divide further. जो ब्रेन और नर्व सेल होती हैं, ठीक है, वो एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में ही बनना होता है, फिर से वो फर्दर डिवाइड नहीं होती, ठीक है। वंस डेड दे आर नॉट रिप्लेस्ड। लिवर सेल भी जो होती है मे डिवाइड ओनली वंस एवरी 1 to 2 year टू रिप्लेस डैमेज और डिस्ट्रॉय सेल। सरफेस स्किन, स्किन तो पता ही होगा बेटा, चोट आए दिन कहीं ना कहीं चोट लगी जाती है स्किन में, तो वहाँ पे फिर नई सेल का फॉर्मेशन होता चला जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ लिखा है, सरफेस स्किन सेल्स आर कॉन्टिन्यूसली लॉस्ट एंड रिप्लेस बाय द अंडरलाइंग सेल्स। अ लार्ज पोर्शन ऑफ हाउसहोल्ड डस्ट कंटेन ह्यूमन स्किन सेल। The powdery material that comes off you from your skin or scratching or an hard rubbing while bathing contains some dead cell. यहाँ पे आप मेरिस्टेम देख सकते हैं। इन प्लांट द सेल्स एट द ग्रोइंग पॉइंट मेरिस्टेम, मेरिस्टोज मतलब याद आ रहा होगा ना, डिवाइड होता था। तो ये प्लांट सेल, जब भी प्लांट वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो इसमें आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल, ये सब पढ़ाएंगे। ओके, डिवाइड वेरी रैपिडली एंड प्रोड्यूस न्यू लीव्स, बर्ड्स एंड फ्लावर। प्लांट में भी तो डिवीज़न होता होगा ना, तो उसमें कौन सा टिश्यू होता है ये आपको बताएंगे जब प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बस इतना याद रखिए कि प्लांट्स में भी डिवीज़न होता है और उसी वजह से लीव्स, नई लीव्स बनती हैं, बर्ड्स बनते हैं और फ्लावर्स बनते हैं। ओके, अब यहाँ पे स्पेशलाइज्ड जर्मिनल सेल इन द ओवरी एंड टेस्टिस इन एनिमल एंड इन द ओवरी एंड एंथर इन प्लांट। यहाँ पे एनिमल सेल के बारे में भी बताया गया। और एंथर याद आ रहा होगा, साफ मैंने निमोनिक भी बताई थी आपको, स्टैमेन, ठीक है, एंथर, फिलामेंट, ठीक है। तो ये सारे डिवीज़न के बारे में आपको बताया गया है। अनकंट्रोल्ड नॉन स्टॉप सेल साइकिल में लीड टू ट्यूमर दैट मे और नॉट बी कैंसरस। अच्छा, कैंसरस से याद आया कि कैंसर की जो सेल होती है उसका नेम क्या होता है बेटा, तो कैंसर की सेल का नेम होता है ऑन्कोजेनिक सेल। कौन सी सेल होती हैं बेटा, ऑन्कोजेनिक सेल होती हैं। और इसमें डिवीज़न इतना फास्ट होता है जिसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से कैंसर की सेल बहुत तेज़ी से फैल जाती हैं। अगर इनिशियल स्टेज हुई तो आप इंसान को बचा सकते हैं, लेकिन अगर स्टेज फाइनल हुई या फिर कुछ भी ऐसा, तो वहाँ पे इंसान के बचने के चांसेस होते ही नहीं है एक तरीके से। तो यहाँ पे ये बस इसे याद रखें, कैंसर की सेल जो होती है उसका नेम क्या होता है, ऑन्कोजेनिक सेल होती है। ओके, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा मियोसिस के बारे में, जिसको हम रिडक्शन डिवीज़न या फिर कहते हैं ना हाफ डिवीज़न के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे ये आप देखिए, मियोसिस इज काइंड ऑफ सेल डिवीजन दैट प्रोड्यूस सेक्स सेल्स और गैमीट। इट टेक प्लेस इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस एंड ओवरी इन ह्यूमन टू प्रोड्यूस स्पर्म एंड ओवा। ये पता ही आपको कि ओवरी से क्या रिलीज होगा, ओवा, टेस्टिस ये हो गया स्पर्म। इन द फ्लावरिंग प्लांट इट टेक प्लेस एंथर एंड द ओवरी। एक चीज़ याद रखिएगा, प्लांट में भी ओवरी है और एनिमल्स में भी ओवरी है, ठीक है। और इसमें याद होगा आपको, साफ मैंने बताया था जो मेल पार्ट याद करने के लिए, ठीक है।
आप इससे याद रख सकते हैं कि जो मेल होते हैं वो साफ़ सुथरे होते हैं, तो इस तरीके से, ठीक है। ये केवल निमोनिक है, इसको और किसी तरीके से नहीं लेना है। तो एफ से क्या हो जाएगा, फिलामेंट, ठीक है। ए से क्या हो जाएगा, एंथर, ओके। और एस से क्या हो जाएगा बेटा, स्टेमन। यानी जो हमारा स्टेमन है ना, ये एंथर और फिलामेंट से मिलके बना होता है, तो ये स्टेमन एंथर की बात कर रहे हैं, ओके। टू प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन एंड द ओव्यूल, ठीक है। द मोस्ट सिग्निफिकेंस एस्पेक्ट ऑफ मियोसिस टर्मिनेशन इज दैट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब ये हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का मतलब समझ लीजिए आप कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड क्या होते हैं, और इसमें किस तरीके का पॉइंट यहाँ पे आप समझिए। जैसे जो मेल होता है, ये पॉइंट मैंने बता रखा है पहले भी आपको, लेकिन फिर से आपको समझा दे रही हूँ कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम थे ना, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम दोनों में, ठीक है। एक ह्यूमन बीइंग में कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। 23 पेयर को आप 46 भी तो कह सकते हैं, ये पेयर फॉर्म में है। तो 23 में अगर 2 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना, 46 तो हो जाएगा ना। ये भी 46, इसको भी लिख सकते हैं, ओके। अच्छा, 46 अगर हम डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, 23 और 23 में, ओके। ये भी क्या हो जाएगा, 23 और 23 में। समझ में आ रहा होगा बेटा। तो इसको हम 2n कहते हैं, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, n और n कहते हैं। अब ये n और n हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। तो क्या ये आपको ये n क्यों कह रहे हैं 23 को, और ये 2n इसको 46 को कह रहे हैं। समझ में आ रहा है ना बेटा, क्योंकि n यहाँ पे n का नंबर कितना है, 23। तो 2 × 23 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। अच्छा, याद रखिएगा n यानी इसको हम हैप्लॉइड कहते हैं, जो सिंगल, ठीक है। और 2n, 2, और ये क्या हो गया, डिप्लॉइड, डाई। और ये अगर नहीं याद हो रहा है, डिप्लॉइड आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो दो, ठीक है, दो, इसको दो तो बोलते हैं ना, 2, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि हैप्लॉइड यानी n को बोलते हैं, और डिप्लॉइड किसको, 2n को। तो ये n और 2n आपको बहुत ही इजी वे में समझ में आ गया होगा कि n जो होता है उसको हम हैप्लॉइड बोलते हैं, 2n को क्या कहते हैं, डिप्लॉइड कहते हैं, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 नंबर ऑफ ईच पेयर हैप्लॉइड, ठीक है, जिसमें 1 नंबर होते हैं, 1 नंबर ऑफ ईच पेयर हैप्लॉइड आर पास्ड ऑन टू सेक्स सेल। दिस इज इसेंशियल बिकॉज व्हेन द मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द नॉर्मल डबल डिप्लॉइड, यानी इसको क्या बोल देंगे, 2n बोल देंगे। देखिए, डिप्लॉइड नंबर एज रूल इज एक्सप्रेस 2n एंड हैप्लॉइड नंबर n। ये आपको समझ में आ गया होगा डिप्लॉइड और हैप्लॉइड के बारे में। अब यहाँ पे ये जो सिलेबस में तो है नहीं, एक्स्ट्रा पॉइंट आपको दिखाया गया है, तो यहाँ पे आप ये देखिए एक्स्ट्रा है, सिलेबस में नहीं है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको आपको और क्लियरली समझा दूंगी, ओके। बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस की। तो इसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। माइटोसिस में याद करिए क्या था, ग्रोथ था, रिपेयर था, रिप्लेसमेंट था, याद आ रहा होगा आपको, ठीक है। और किसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, तो वो याद रखिएगा कि मियोसिस के सेल डिवीज़न में, ठीक है। सो दैट ऑन फर्टिलाइजेशन द नॉर्मल नंबर 2n इज रिस्टोर्ड। इट प्रोवाइड फॉर मिक्सिंग अप ऑफ जीन विच अकर इन 2 ways। फर्स्ट क्या है, द मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम गेट मिक्सड, यानी जो मदर और फादर का क्रोमोसोम जो होता है वो क्या होता है, मिक्स हो जाता है ड्यूरिंग द फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन एज दे सेपरेट फ्रॉम द होमोलोगस। अच्छा, होमो मीन्स क्या होता है बेटा, सेम जो क्रोमोसोम होते हैं उन्हें हम क्या कह सकते हैं, होमोलोगस। और डिफरेंट को हेट्रो बोल सकते हैं। क्रॉस ज्वाइनिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सपोज दैट ये मैटरनल और पैटर्नल दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखिए ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्रोमोसोम आपको दिख रहा है। अब ये यहाँ पे इस तरीके का, ये इसमें देखिए क्रोमेटिड एक्सचेंजिंग पार्ट, ये एक क्रोमेटिड जो हो रहा है, क्रोमेटिड मैंने बताया था ना, ये सिंगल वाले को क्रोमेटिड और इस दोनों मिक्स कर दिया तो क्रोमोसोम। तो ये केवल और केवल क्या एक्सचेंज हो रहा है बेटा, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जो एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे, ये देखिए ये एक क्रोमेटिड ये इधर आया, ठीक है, दूसरा इसका क्रोमेटिड इधर आया, तो इसका कुछ पोर्शन इसके अंदर चला गया और इसका कुछ पोर्शन इसके अंदर चला गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर बन रहा है एक्स शेप का, ये देखिए एक्स शेप का, इसको हम कहते हैं बेटा कियाज्मा।
क्या कहते हैं, कियाज्मा। याद रखिएगा ये एक्स शेप का स्ट्रक्चर बनता है, इसको क्या कहते हैं, कियाज्मा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका कुछ पॉइंट जो है वो इसमें आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पे, और इसका कुछ पॉइंट जो है ये इसके अंदर आ गया है। तो ये मैटरनल और पैटर्नल आपको दिख रहा होगा। डुप्लीकेटेड होमोक्रोमोसोम टेट्राड, टेट्रा मतलब 4, ठीक है, ये 1 2 3 4, ठीक है। क्रोमेटेड एक्सचेंजिंग पार्ट, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर आपको दिखाई जा रही है कि किस तरीके से क्रॉसिंग होती है, ठीक है, मैटरनल और पैटर्न क्रोमोसोम में किस तरीके से। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका क्रोमेटिड जो है वो इस क्रोमेटिड से एक्सचेंज हो जा रहा है, और ये एक्सचेंज हो रहा है, और इसको कौन सा शेप बन रहा है, एक्स शेप बन रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, कियाज्मा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए क्रॉस ज्वाइनिंग, वाइल द मैटरनल एंड पैटर्न क्रोमोसोम आर सेपरेटिंग द क्रोमेटेड मटेरियल विल ऑफन गेट एक्सचेंज between the two members of homologous pair resulting in genetic recombination। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये एक्सचेंज होते हैं, क्रोमेटिड्स में एक्सचेंजिंग पार्ट्स किस तरीके से होते हैं। अब ये माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस है। सबसे पहले कि ये कहाँ पे होता है, तो माइटोसिस जो होता है वो बॉडी सेल में होता है, और मियोसिस जो होता है बेटा रिप्रोडक्टिव सेल में होता है। एक पॉइंट याद हो गया आपको। व्हाट फॉर, टू प्रोवाइड ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट, पहले ही बताया मैंने कि माइटोसिस जो होता है ग्रोथ के लिए होता है, रिप्लेसमेंट के लिए, और गैमीट को बनाने के लिए किसका होता है, मियोसिस होता है। ठीक है, और कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट लाइफ ओनली इन रिप्रोडक्टिव, मियोसिस जो होता है केवल रिप्रोडक्टिव एक्टिव एज फॉर डॉटर सेल। और ये इसमें जो माइटोसिस होता है इसमें 2 डॉटर सेल बनती हैं, और मियोसिस में कितनी डॉटर सेल बनती है बेटा, 4 डॉटर सेल बनती हैं। ठीक है, फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम इज पास्ड ईच डॉटर, दिस इज वन डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसमें क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। अब ये डिप्लॉयड और हैप्लॉइड आपको मैंने बता दिया ना, 2n और n के नंबर। अ सिंगल न्यूक्लियर डिवीजन आफ्टर क्रोमोसोम, ये बिल्कुल सेम होते हैं, और ज़रूरी नहीं मियोसिस में कि सेम ही आपको मतलब देखने को मिले। तो ये आपको माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे तो हम तो इसमें आपको क्वेश्चन आंसर इसके चैप्टर के करा देंगे। बाकी नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे हम, 3rd चैप्टर जेनेटिक्स। ओके, थैंक यू।